हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की थी और हमने स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम बात करेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। पोलन ग्रेन में आपको पता है कि मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन जो है एक तरह से मेल गैमीटोफाइट्स होता है, मतलब वो चीज है जिससे मेल गैमीट्स बनते हैं। और अगर आप किसी भी फूल के एंथर को टच करते हो, चाहे वो हिबिस्कस है या रोज है, तो आपकी फिंगर पे एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस आके चिपक जाता है, दैट इज द पोलन ग्रेन। अगर हम पोलन ग्रेन की कुछ ग्रेन्स को ग्लास लाइट के ऊपर भी देखें और उसको माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व करें तो हम उसका स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हैं। वैसे तो पोलन ग्रेन के साइज, शेप, कलर, डिजाइन में बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है, बट अगर आप उसका जनरल स्ट्रक्चर देखो तो वो आपको इस तरह की शेप जो है रिप्रेजेंट करेगा। उसमें एक सर्कुलर बॉडी होगी और उसके बाहर एक कांटे जैसी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर हमें पोलन ग्रेन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन के जनरल स्ट्रक्चर की। पोलन ग्रेन्स की अगर हम शेप देखें तो वो स्फेरिकल होते हैं और इनका जो साइज है इट कैन बी 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी बाहर की जो वॉल है वो 2 लेयर्ड होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है जो हार्ड होगी और आउटर लेयर होगी उसको बोलेंगे एक्साइन, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ड से वो बना है, तो एक्सटर्नल मीन्स जो आउटर वाली है। और जो एक्सटर्नल लेयर है दैट विल बी मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन। और स्पोरोपोलानिन जो है एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो मतलब जो बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट अपने आप को स्टैंड करके रख सकता है, जिस वजह से ये हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकता है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली के अटैक का भी इस पे कोई असर नहीं होता। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलानिन को तोड़ सके। और पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है इसमें छोटे छोटे एपर्चर्स, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जर्म पोर। और इन जगह पर स्पोरोपोलानिन एब्सेंट होता है। तो मतलब अगर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आप उसका स्ट्रक्चर दिखाओ वो डबल लेयर है, तो कुछ कुछ जगह पे उसकी जो ये लेयर है ये ब्रेक होगी, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। दीज पोर्स आर नोन एज द जर्म पोर्स। तो पोलन ग्रेन्स जो है क्योंकि ये आसानी से टूटते नहीं है, तो इस वजह से स्पोरोपोलानिन क्योंकि डिग्रेड नहीं होती, तो पोलन ग्रेन्स को काफी सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है फॉसिल की फॉर्म में, मतलब जीवाश्म की फॉर्म में। और इसकी जो ये आउटर लेयर है एक्साइन, इसको हम अलग अलग प्लांट्स में हमें बहुत सारे पैटर्न और डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की अंदर की वॉल की, तो पोलन ग्रेन की जो इनर वॉल होती है उसे हम इंटाइन बोलते हैं। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनर मीन्स इंटाइन। और अगर आप इसकी कंपोजिशन को कंपेयर करो तो जैसे एक्सटर्नल लेयर स्पोरोपोलानिन की बनी हुई थी और थिक थी, इंटरनल लेयर पतली होगी, कंटिन्यूस होगी। कंटिन्यूस होने का मतलब है कि इसमें कोई छेद या कोई जर्म पोर्स नहीं होंगे, और ये लेयर बनी होगी सेल्यूलोज और पैक्टिन की। पोलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है, मतलब जब आपका प्लांट जो है बड़ा हो रहा है और उसका पोलन ग्रेन में मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम ये अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेता है। तो इसमें एक तो होंगे वेजिटेटिव सेल्स और एक इसमें होते हैं जनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल है दैट विल बी द बिगर, उसका साइज बड़ा होगा। वेजिटेटिव सेल के अंदर ज्यादा फूड रिजर्व रहता है और इसकी जो न्यूक्लियस है उसकी शेप इरेगुलर है, मतलब अपनी शेप चेंज कर सकता है। और वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में जो जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वेजिटेटिव सेल सारी जगह प्रेजेंट है और जनरेटिव सेल उसके अंदर एक जगह लेके फ्लोट कर रहा है। और जनरेटिव सेल जो है स्पिंडल शेप होगा, स्पिंडल शेप इस तरह की शेप होती है और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब बहुत गाढ़ा होता है, और इसमें भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर जब पोलन ग्रेन्स गिरते हैं तो वो इसी स्टेज में गिरते हैं, मतलब उनके पोलन ग्रेन्स में हम वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स दोनों सेल को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 40% प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होगा, जो ये जनरेटिव सेल है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी।
और माइटोटिक डिवीजन होकर ये 2 मेल गैमेट्स बनाता है। मतलब पोलन ग्रेन्स गिरने से पहले जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी ताकि वो 2 मेल गैमेट्स बनाए। अब क्योंकि वहाँ पे जनरेटिव सेल से भी 2 बन जाएंगे तो उनमें जब पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो उसमें 3 सेल्स होंगे। तो 60% में तो 2 सेल स्टेज होगा पोलन ग्रेन का और 40% में 3 सेल स्टेज होगा। तो जैसे कि आप यहाँ साइड में डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि सबसे पहले इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 2 वैक्यूल्स बनेंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 2 तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, और दोनों के पास अपना एक अलग से न्यूक्लियस भी होगा। तो पोलन ग्रेन्स जो है कई बार एलर्जी का कारण भी हो सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को सांस लेने में पोलन ग्रेन की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब अगर वो हवा के द्वारा उनके लंग्स में चले जाते हैं या ब्रोंकाई में चले जाते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस में उनको खांसी वगैरह ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर हम एक बात करेंगे पार्थेनियम की, कैरेट ग्रास, जो कि एक वीड है, मतलब खरपतवार है। इसे इंडिया में, मतलब ये इंडिया में जब वीट को इंपोर्ट किया गया था, दूसरे देशों से लाया गया था, तो ये गेहूं के साथ ही इंडिया में कंटामिनेंट की फॉर्म में आ गई थी। मतलब कि जानबूझ के नहीं लाया गया था, वीट के साथ इसके कुछ प्लांट्स आ गए थे और ये एक खरपतवार थी और ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी कि जब ये इंडिया में आई तो लोगों को इससे एलर्जी होने लगी, क्योंकि इसके जो पोलन ग्रेन्स थे वो बहुत ज़्यादा एलर्जी कोज कर सकते थे। तो ये तो था पोलन ग्रेन का नुकसान। इसी तरह से पोलन ग्रेन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इसे एज अ फूड सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसकी टैबलेट्स आती हैं जिसको लोग जो है फूड सप्लीमेंट मतलब विटामिन की गोली के रूप में ले सकते हैं। जो बाहर के देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पर भी पोलन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैबलेट या सिरप की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। और ऐसा माना जाता है कि अगर जो एथलीट्स हैं, मतलब जो खिलाड़ी हैं या जो रेस में हॉर्सेस होते हैं, अगर वो इन पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम कर ले तो उनकी ताकत, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, कुछ पोलन प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब दूसरे देशों में टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, तो इन्हें स्टिग्मा पे जाके चिपकना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको इमीडिएटली स्टिग्मा पे लैंड नहीं किया गया तो इनकी जो वायबिलिटी है, एक्टिवनेस है, वो खत्म हो जाएगी। मतलब फर्टिलाइजेशन करने से पहले इनको स्टिग्मा पे जाके जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कितने समय तक वायबल रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। अब कितने समय तक पोलन ग्रेन्स एक्टिव रहेंगे ये अलग अलग पोलन ग्रेन्स पर डिपेंड करता है। मतलब इसमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। इसके अलावा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर हम कुछ सीरियल प्लांट्स की बात करें, जैसे राइस है, वीट है, तो उनके केस में पोलन ग्रेन्स सिर्फ आधे घंटे तक ही एक्टिव रहते हैं। मतलब अपने रिलीज होने के आधे घंटे बाद उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर हम रोजेशिया मतलब रोज प्लांट या जो दाल के पौधे हैं या जो आलू की वैरायटी है, सोलेनेशिया में टमाटर भी आते हैं, अगर हम उन फैमिलीज की बात करें तो उनके पोलन ग्रेन्स महीनों तक एक्टिव रह सकते हैं। जिस तरीके से हम ह्यूमंस के या एनिमल्स के स्पर्म्स को स्टोर करके रख सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर उससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखा जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में। तो इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर इन्हीं पोलन को हम पोलन बैंक्स में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे सीड बैंक्स होते हैं, और जब क्रॉप ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।